गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 कल हमने किया था इकोसिस्टम स्टार्ट और इकोसिस्टम में हमने कर लिया था कल बेटा प्रोडक्टिविटी कर लिया था। इसके अलावा हमने एनर्जी फ्लो कर लिया था। जो हमने एस्पेक्ट पढ़े थे मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। कल हमने इकोसिस्टम के एस्पेक्ट स्टार्ट करे थे जिसके अंदर 4 एस्पेक्ट्स थे। पहला था प्रोडक्टिविटी, दूसरा था डीकम्पोजिशन, तीसरा था एनर्जी फ्लो और चौथा था न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो कल हमने पहले एनर्जी फ्लो किया था और फिर उसके बाद क्या किया था, प्रोडक्टिविटी। तो आज बेटा हम क्या क्या करेंगे, आज हम डीकम्पोजिशन करेंगे और जो आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, डेट्राइटस फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट और आपका स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमको क्या क्या करना है बेटा, एक तो करना है हमको स्ट्रेटिफिकेशन। भाई इसकी विजिबिलिटी थोड़ी ग्रीन मार्कर की कम आ रही है तो हम ब्लैक से करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे आज। इसके अलावा और क्या करेंगे, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट करेंगे बेटा। स्टैंडिंग स्टेट के अलावा स्टैंडिंग क्रॉप करेंगे। डेट्राइटस फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, डेट्राइटस फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा डीकम्पोजिशन करेंगे जो आपका दूसरा एस्पेक्ट है इसका इकोसिस्टम का। और इसके अलावा हम करेंगे क्या आज, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बेटा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान बोर्ड पे रखना, एक एक करके एक एक चीज आपकी बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगी। देखो सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन की आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी डेफिनेशन दी हुई है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ जाती है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल्स। इस चीज को आपको समझना कैसे है कि अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग ट्रॉपिक लेवल का एक अपना अलग अलग लेवल होता है बेटा इसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, पेड़ होता है तो एक झाड़ियां होती है, एक घास होता है। तो उसको हम पेड़ को किस कैटेगरी में लेके चलते हैं, ट्री में। जो झाड़ियां होती है आपकी, जो पूरे पेड़ भी नहीं होते और बिल्कुल छोटी घास भी नहीं होती, उसको हम किस में लेके चलते हैं बेटा, श्रब्स में। और एक आपका बिल्कुल डाउन लेवल आ जाता है बेटा जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रास वाला लेवल बोल देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज का इकोसिस्टम के अंदर एक अलग अलग लेवल है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग लेवल्स पे। उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। इस पेड़, झाड़ियां और घास वाले एग्जांपल से आप इस स्ट्रेटिफिकेशन को अच्छे से याद रखोगे। बस इसकी सिर्फ ये डेफिनेशन ही है, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं आता। फिर उसके बारे में आ जाता है बेटा स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। देखो एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ स्टैंडिंग क्रॉप दिया हुआ है अच्छे से, स्टैंडिंग स्टेट इतना मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन स्टैंडिंग स्टेट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो हम दोनों चीजों को एक साथ समझेंगे। एक तो आपका क्या है बेटा, स्टैंडिंग स्टेट। क्या है, स्टैंडिंग स्टेट। और एक क्या है बेटा जी आपका, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप। देखो इकोसिस्टम के अंदर क्या मिलता है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या बताई थी, बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट। मतलब इकोसिस्टम के अंदर बायोमास मिलता है और इसके साथ उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो अब जरूरी नहीं कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर बायोमास का लेवल फिक्स हो। ऐसा नहीं होता कि 10 इकोसिस्टम है तो उन 10 के अंदर जो बायोमास का लेवल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। होता क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर एक अलग अलग अमाउंट का बायोमास मिलता है। तो अलग अलग सिस्टम का जो बायोमास है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल एक इकोसिस्टम का मान लो बायोमास है, एज्यूम करो x, तो उस इकोसिस्टम का स्टैंडिंग क्रॉप कितना हो जाएगा बेटा, x। किसी इकोसिस्टम का बायोमास एज्यूम करो, यूनिट मत दो, सिर्फ 100 है, तो उसका स्टैंडिंग क्रॉप कितना हो गया, 100। मतलब सिंपल सा है कि इकोसिस्टम के अंदर बायोमास का कंटेंट कितना है उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। ये तो हो गया। अब आप बोलोगे कि सर फिर स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है। स्टैंडिंग स्टेट के अंदर, इसके अंदर जैसे पढ़ा था कि एक इकोसिस्टम के अंदर कितना बायोमास प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला, स्टैंडिंग क्रॉप।
वैसे ही एक इकोसिस्टम के अंदर कितने मिनरल्स प्रेजेंट है, कितने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडिंग स्टेट। अब स्टैंडिंग क्रॉप में क्या लिख देंगे, सिंपल, बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास इन अ इकोसिस्टम। सिंपल सी डेफिनेशन बनानी है, खुद से रटना नहीं है किताब से। इसमें क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इन अ इकोसिस्टम, मिनरल्स इन अ इकोसिस्टम। बस खत्म कहानी। इसके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल, स्टैंडिंग क्रॉप क्या है कि एक इकोसिस्टम में बायोमास कितना है, स्टैंडिंग स्टेट क्या है कि एक इकोसिस्टम के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। हाँ, थोड़ा सा याद करने का तरीका आप क्या लगा सकते हो कि जो क्रॉप है, जो क्रॉप है वो धरती से ऊपर मिलती है। जो धरती का लेवल है क्रॉप उससे ऊपर मिलेगी, एक तरीके से देखा जाए तो जनरली। ठीक है, याद करने का तरीका है सिर्फ ये कि क्रॉप धरती से ऊपर मिलती है और जो बायोमास है वो भी सारा लगभग कहां है, धरती के ऊपर। स्टैंडिंग स्टेट है वो इसका अपोजिट हो गया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। जो बच गया वो किसमें आ गया, मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, सारे से किसमें आ गए, स्टैंडिंग स्टेट में। सिर्फ एक डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्रॉप से याद रख सकते हो, सिर्फ एक याद करने के लिए है कि पेपर में स्टैंडिंग स्टेट आ गया, स्टैंडिंग क्रॉप आ गया, आप स्टैंडिंग क्रॉप की जगह स्टैंडिंग स्टेट मत लिखाओ, स्टैंडिंग स्टेट की जगह स्टैंडिंग क्रॉप मत लिखाओ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, जब मैं 12th में था। उसके बाद आ जाओ भाई बिल्कुल इजी इजी चीजें, वर्ड्स को तोड़ के चलो, रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा आपका डेट्राइटस फूड चेन और डीकंपोजिशन। अब डेट्राइटस फूड चेन एक अलग ही टर्म आ गई। कल मैंने आपको फूड चेन पढ़ाई थी। फूड चेन में क्या था, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एक सीरीज के अंदर कि प्रोड्यूसर से एनर्जी गई प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर से गई सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर से गई टर्सरी कंज्यूमर को, वो सब क्या थी, फूड चेन थी। तो बेटा फूड चेन होती है दो टाइप की। फूड चेन होती है बेटा आपकी दो टाइप की। एक को तो हम क्या बोल देते हैं बेटा, जीएफसी। क्या बोल देते हैं, जीएफसी। आप फुल फॉर्म्स ध्यान रखना भाई, नीट के पेपर के अंदर कम से कम 2 से 3 आप कंप्लीट बायोलॉजी में से क्या पता फुल फॉर्म से आ जाती है। और वो अब एक फुल फॉर्म पढ़ रहे हो तो आपको क्या होगा, याद रह जाएगी, आप सोचोगे आसान है। लेकिन एक अलग से नोट्स बनाओ जिसके अंदर कंप्लीट सिर्फ फुल फॉर्म ही लिखो कि पेपर से जस्ट पहले उनको रिवाइज कर दे। दूसरी फूड चेन कौन सी होती है बेटा आपकी, डीएफसी। डीएफसी बोले तो डेट्राइटस फूड चेन, और जीएफसी बोले तो ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। और डीएफसी क्या होगी बेटा आपकी, डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है जी। ये इसलिए कल मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मतलब इससे रिलेट करके वो क्या करना बेटा, डीकंपोजिशन, फिर आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है जी। अब ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है और डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है, ये समझेंगे। देखो, जितना भी डेड डीके मटेरियल होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ होगी, वो धरती के ऊपर है, या फिर और भी आपको पता है, आपने बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस है वो पढ़े हैं। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो डिग्रेड हो जाते हैं। वो जो डिग्रेड हो रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो डिग्रेड हो रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल क्यों बोला, विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो डिग्रेड हुए हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, डीकंपोजिशन। क्या है, डीकंपोजिशन। और उस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डेट्राइटस। क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो बेटा ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म लगा लो आप, जैसे कोई हिरन घास खा रही है तो वो घास क्या है, लिविंग है, तो वो लिविंग चीज से स्टार्ट हुआ है। अगर कोई लिविंग थिंग से अगर फूड चेन स्टार्ट हो रही है तो वो कौन सी होगी, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है जी। और अगर कोई डेड एंड डिके मटेरियल से फूड चेन स्टार्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, डेट्राइटस फूड चेन। और उस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं बेटा, आपका डेट्राइटस। ठीक है जी। अब मेन बात आती है, बोला सर ये दो फूड चेन हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बेटा, नीट के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। फूड चेन अपनी दो जगह चलती है बेटा। जब इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया था, याद करना, जब हमने
इकोसिस्टम को बेटा डिवाइड किया था, तो दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को तो हमने क्या बोला था बेटा, टेरेस्ट्रियल, और एक को हमने क्या बोला था बेटा, ओशियनिक। क्या बोला था, ओशियनिक, या फिर आप बोल सकते हो बेटा क्या, एक्वेटिक। क्या बोल सकते हो, एक्वेटिक। ठीक है, अब इन दोनों से इनका क्या रिलेशन है, कई बार क्वेश्चन आया, अच्छे से मन में बिठा लेना कि जो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन है, डेट्राइटस फूड चेन है, अगर हम बात करते हैं बेटा एक्वेटिक की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मेनली जो एनर्जी, मोस्टली जो एनर्जी फ्लो होती है वो किससे होती है, ग्रेजिंग फूड चेन से। मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज रन थ्रू जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन बेटा जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, इसके अंदर जो मेनली एनर्जी फ्लो होती है वो किसके द्वारा फ्लो होती है बेटा, डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू। मतलब आपका जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके अंदर मेनली जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो कौन सी फूड चेन से हो रही है बेटा, डेट्राइटस फूड चेन से। तो यहां पे क्या लिख देंगे, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज रन थ्रू ग्रेजिंग, नहीं सॉरी, डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन। स्टार मार्क कर लेना बेटा, अच्छे से याद रखना, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है आपकी डेट्राइटस फूड चेन। अब हम इसको रिलेट करेंगे बेटा आपका डीकंपोजिशन से, कि इसका कंप्लीट प्रोसीजर कैसे होता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से कैसे एनर्जी हम ले पाते हैं। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम यहां पे लिखते हैं डीकंपोजिशन। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, और नोट्स वगैरह के लिए मैंने आपको बताया था, नोट्स वगैरह पे फोकस मत करना, पहले समझने में फोकस करो। नोट्स ऐसा नहीं है कि लिखते रहो, उससे फिर बाद में दिक्कत आती है कि लिख तो लेते हो, नोट्स बन जाते हैं, फिर खुद का लिखा हो देखते हो कि लिख क्या दिया, फिर फायदा क्या। ठीक है, तो अब है बेटा आपका क्या, डीकंपोजिशन। क्या है, डीकंपोजिशन। प्रोसेस मैं बता चुका हूं आपको कि डेड एंड डिके मटेरियल खत्म हो जाता है कुछ दिन, जैसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कोई पड़ा हुआ है कहीं पे, वो कुछ साल के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, अलग अलग टाइम होता है अलग अलग सब्सटेंस का, वो वहां से खत्म ही हो जाता है। ठीक है जी, अब कैसे होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, रटेंगे नहीं। इसके अंदर 5 डेफिनेशन आती है बेटा, अगर समझ लोगे तो 5 डेफिनेशन 5 सेकंड में, 5 सेकंड में तो नहीं, 50 सेकंड में याद आपको हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो देखना। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखनी है, देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। अपने घर पे शादी होती है तो हरियाणवी में बोल देते हैं बटेऊ। तो बटेऊ रुसते बहुत है, नाराज बड़े होते हैं वो, कि बटेऊ हमारा नाराज हो गया, बटेऊ नाराज हो गया। दमाद मान लो, जो हरियाणवी नहीं समझते, दमाद नाराज हो जाता है। तो हमारी ऊपर वाली जनरेशन का जो दमाद है वो कौन है, फूफा जी, फूफा कह देते हैं, फूफा होता है। तो उसी से ही हम इसको याद रखेंगे, इस बहाने फूफे को भी याद कर लेंगे, फूफे को नहीं, फूफा जी को। ठीक है, देखो फूफा, फूफा ले लेता है चेयर, ले लेता, फूफा ले लेता है चेयर। क्या बेटा, चेयर तो और भी गेस्ट लेते हैं, लेकिन वो एक अलग ही चेयर लेता है। किस चीज की, होम मिनिस्टर की। किसकी बेटा, होम मिनिस्टर की। वैसे तो पापा जी होते हैं मिनिस्टर, लेकिन शादी ब्याह में क्या होता है, वो फूफा चेयर ले लेते हैं, किसकी, होम मिनिस्टर की। अब इससे ट्रिक क्या है, ट्रिक तो बड़ी अच्छी लगेगी होगी, लेकिन इससे आपको पढ़ना भी है। एफ फॉर फूफा, फूफा को छोड़ो एक बार साइड में, पढ़ाई करो। एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन। क्या बेटा, एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, समझे। ले लेता है, एक एल को काटो, लेता का एल ले लो, इससे क्या हो जाएगा बेटा आपका, लीचिंग। क्या हो जाएगा बेटा, लीचिंग। सी फॉर चेयर, सी को उठाओ, और यहां पे क्या लिखोगे बेटा, कैटाबोलिज्म। क्या लिखोगे, कैटाबोलिज्म। होम मिनिस्टर की, एच फॉर ह्यूमिफिकेशन, एच फॉर बेटा ह्यूमिफिकेशन। एम फॉर मिनिस्टर, एम फॉर मिनिस्टर, बन गया मिनिस्टर, मंत्री।
शादी ब्याह का मंत्री कौन? फूफा। ठीक है, अब इसकी ये 5 डेफिनेशन है बेटा। अब इस ट्रिक से पहले तो, क्योंकि आपको सीक्वेंस वाइज याद करना जरूरी है, क्योंकि ये स्टेप होते हैं बेटा, ये सीक्वेंशियल होते हैं। मतलब पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर लीचिंग होगी, फिर कैटाबोलिज्म होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगी, फिर आपका, अरे इधर मिनिस्टर लिख दिया क्या? मिनिस्टर नहीं आएगा बेटा, एम फॉर मिनिस्टर, एम फॉर मिनरलाइजेशन, एम फॉर मिनरलाइजेशन, मिनिस्ट्री बना दिया मैंने तो सच में बायोलॉजी। ठीक है, तो मिनरलाइजेशन। अब इन स्टेप को एक एक करके हम अलग अलग स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे अब देखते हैं। एक सीक्वेंस में एक साथ याद हो जाएगा बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान अपना बोर्ड पे रखना। देखो जी क्या है, एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन। मान लो बेटा ये डेट्राइटस है। क्या है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, डेट्राइटस है। इस पे स्टार्टिंग में जो डिकम्पोजिशन होती है मेनली बेटा, ये होती है 2 ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। 2 नहीं, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, लेकिन मेनली हमने 2 क्लास बना दी। एक तो कौन सी बेटा? अर्थवॉर्म। कौन सी? अर्थवॉर्म, जिसको हम सोइल फ्रेंड भी कहते हैं। केंचुए होते हैं वो अपने को मिल जाते हैं, हर जगह मिट्टी मिल जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी का दोस्त। इसके अलावा क्या कहते हैं बेटा? बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरिया एंड फंजाई या बैक्टीरिया एंड फंगस। अब होता क्या है, अर्थवॉर्म चल के आएगा, अर्थवॉर्म चल के आएगा, इस डेट्राइटस पे अटैक करेगा और इसके चिथड़े चिथड़े उड़ा देगा। बेटा जी ये इसने यहां पर इसके छोटे छोटे क्या बना दिए? पार्टिकल बना दिए। इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर इसने क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को के अंदर इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। उसके बाद आता है बेटा लीचिंग। क्या होता है? लीचिंग। अब क्या होगा बेटा, जब ये टूटेगा तो यहां से क्या होगा? मिनरल्स क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। मिनरल्स क्या हो जाएंगे बेटा? लूज हो जाएंगे। अब मान लो कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, उसको आप तोड़ते हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मोटा जो उसके पार्टिकल्स हैं मिट्टी के रूप में, वो क्या हो जाएंगे बेटा? अलग हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा? मिनरल्स अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? मिनरल्स कुछ अलग हो जाएंगे। ये वाले मिनरल्स इस पानी के साथ मिलके, अब मिनरल्स भी 2 टाइप के हो गए, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। तो पानी के साथ कौन से मिलेंगे? वाटर सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है बेटा, वो पानी के साथ नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जम जाते हैं, नीचे जम जाते हैं, वो इनसे अलग हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? इस स्टेप के अंदर क्या हुआ कि जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए बेटा? आपके प्रेसिपिटेट। क्या हो गए? प्रेसिपिटेट। इस चीज को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप नंबर 2 लीचिंग। क्या बोल देते हैं बेटा? स्टेप नंबर 2 लीचिंग। समझे भाई बात? ये स्टेप नंबर 2 हो गया बेटा आपका लीचिंग, कि जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे बेटा? नीचे जम जाएंगे। उसके बाद उस बचे हुए मटेरियल पे कौन अटैक करेगा? आगे बैक्टीरिया एंड फंजाई। उसके बाद कौन अटैक करेगा बेटा? बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसके अंदर जब बैक्टीरिया और फंजाई आगे अटैक करेंगे तो इस बचे हुए डेट्राइटस को और ज्यादा सिंपल छोटे छोटे डेट्राइटस के अंदर या फिर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या कर देंगे बेटा? कन्वर्ट कर देंगे। मतलब पहले अटैक किसने किया था? अर्थवॉर्म ने। उसके बाद बैक्टीरिया और फंजाई इस पे अटैक करेगा और उसको फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा। उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबोलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का था, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता था? जो रिएक्टेंट है वो टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता था। तो यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई भी क्या कर रहे हैं? इसको तोड़ के छोटे छोटे सब्सटेंसेस में आगे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा? क्या बोल देते हैं? कैटाबोलिज्म। क्या बोल देते हैं बेटा? कैटाबोलिज्म। क्लियर है भाई इतनी बात? 3 स्टेप हो गए बेटा आपका। फूफा ले लेता है चेयर तक पहुंच गए। किसकी? होम मिनिस्टर की। उसको भी देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 कंप्लीट। चौथे में क्या होगा बेटा आपका? एक डार्क कलर का अमोर्फस सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमस। क्या बोल देते हैं बेटा? ह्यूमस। वो उस मटेरियल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा? ह्यूमिफिकेशन।
उसके बाद क्या होगा, डार्क कलर का, यहां पे लिखेंगे डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस, अमोर्फस सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड। उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि जो आपका बचा हुआ डेट्राइटस है, मतलब ह्यूमस एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो माइक्रोबियल एक्शन नहीं होने देता, उसके ऊपर फर्दर माइक्रोब्स का अटैक नहीं होने देता, वो अगेंस्ट होता है किसके, माइक्रोबियल एक्शन के। तो उस प्रोसेस को हम, इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, चौथा स्टेप आपका ह्यूमिफिकेशन। क्या बोल देते हैं बेटा, आपका ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, अब ह्यूमिफिकेशन हो गया, उसके बाद फर्दर उस पे से मिनरल वॉश आउट होते रहते हैं। जो मिनरल वॉश आउट होंगे और मिनरल्स नीचे आएंगे, उस सिंपल प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया बेटा, मिनरल से मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। ये आपके 5 स्टेप हो गए बेटा डीकंपोजिशन को। फूफा ले लेता है चेयर होम मिनिस्टर की, बस बात खत्म। ये है डीकंपोजिशन, इसको नोट कर लेना, याद रखने के लिए ट्रिक को याद रखना, मतलब अगर भूल भी गए तो फूफा वाली बात से जरूर याद आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं बेटा आपका आज का लास्ट टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब देखो भाई, पिरामिड्स आपको पता है नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं, नैरो होते हैं, तो उस शेप के लिए इसको क्या बोला गया, पिरामिड्स। और इकोसिस्टम के अंदर आ रहे हैं, इकोलॉजी के अंदर आ रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये सिर्फ एक लेवल दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं बेटा, कि एक पैटर्न शो करने के लिए यूज किए जाते हैं कि प्रोड्यूसर कितने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कितने हैं, टर्सरी कंज्यूमर कितने हैं। जैसे हम मैथ के अंदर ग्राफ बनाते हो, वैसे ही होते हैं बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग पिरामिड्स, तो इसी बेसिस पे इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बेटा 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। अब ये 3 टाइप के पिरामिड्स बेटा हम अपने इकोसिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखो जनरली बात करेंगे तो, और एक मस्ट बात करेंगे। मस्ट का मतलब कि वो सिर्फ उसी के केस में ही होगा, और जनरली क्या होता है कि जनरली ऐसा होता है। तो दोनों चीजों के अंदर आपको डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा जब मेरी बात सुनोगे आप। पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या है, मेनली हमेशा जो प्रोड्यूसर होते हैं, मेनली या फिर जनरली, इस टर्म को आप ध्यान से सुनना। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अब देखो मैंने क्या कहा, प्रोड्यूसर, फिर क्या कहा, प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे, जो प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं। मैंने बोला जनरली क्या होता है, जनरली प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से। अब आप बोलो सर एक पेड़ के ऊपर 1 करोड़ चींटियां गई हुई है, तो वो 1 करोड़ चींटियां उस एक पेड़ के ऊपर क्या कर रही है, फीड कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा हुए। इसलिए मैंने कौन सी टर्म यूज की बेटा, जनरली। ठीक है, कि जहां पे प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, मेनली जो फूड चेन के अंदर देखा जाता है वो यही पैटर्न देखा जाता है। वहां पे क्या होगा बेटा, आपका प्रोड्यूसर, उससे कम बेटा आपका प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे कम टर्सरी कंज्यूमर। ये आपको किसका हो गया बेटा, पिरामिड ऑफ, ये ऊपर लिख दिया। ठीक है, यहां से समझ जाना, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, वैसे बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास है। पिरामिड ऑफ बायोमास में भी जनरली क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं। लेकिन अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की जाए, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात बेटा की जाए, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, जूप्लैंक्टन होते हैं। तो जूप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो ज्यादा होता है किससे, फाइटोप्लैंक्टन से। तो उस केस में यहां पे उल्टा हो जाता है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसकी यहां पे 2 कैटेगरी बना देंगे बेटा। एक तो क्या लिख देंगे, टेरेस्ट्रियल, क्या लिख देंगे, टेरेस्ट्रियल, और एक क्या लिख देंगे बेटा, एक्वेटिक, क्या लिख देंगे, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जनरली वही होगा, क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसर ज्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, टर्सरी प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और टर्सरी कंज्यूमर उससे कम।
लेकिन एक्वेटिक में मैंने बताया बेटा कि फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो कम होता है, मतलब आपका जो प्रोड्यूसर है वो कम हो गया और प्राइमरी कंज्यूमर का जो बायोमास है वो क्या हो गया बेटा आपका ज्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में पिरामिड बनेगा क्या, ये वाला। अब आ जाओ बात बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी पे। पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी में कुछ नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी मैंने बताया था 10% लो के अंदर क्या होता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाती है, मतलब प्रोड्यूसर से जब प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी जाएगी, तो सिर्फ उसका 10% ही जाएगा। मान लो अब यहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर ये क्या होगा बेटा आपका प्रोड्यूसर, इसके अंदर 10,000 जूल एनर्जी है। कितनी एनर्जी है, 10,000 जूल। तो इसका सिर्फ 10% जाएगा किसको, प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर यहां पर कितना आ गया बेटा 1000। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में उसका 10% जाएगा, कितना होगा बेटा 100। और टर्सरी कंज्यूमर के अंदर बेटा उसका 10% जाएगा, कितना हो जाएगा 10। यही था आपका 10% लो। अब यहां पे आप प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर को कैसे दिखाओगे, P फॉर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, सेकेंडरी कंज्यूमर एससी, टर्सरी कंज्यूमर टीसी। सेम चीज यहां पे लिख दोगे पी पीसी एससी टीसी पी पीसी। ठीक है, इक्विटी के केस में था, वैसे यहां पे पी पीसी एससी टीसी। ठीक है जी, इतना हो गया। अब कुछ डाटा बेटा आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, वो इतना याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर फिर भी आप लास्ट टाइम अगर रीडिंग मारते हो तो एक आपका फिक्स एनसीईआरटी का डाटा है तो क्या पता आपको कहीं काम आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपके भगवान है नीट के लिए, तो बोर्ड्स के लिए भी, मतलब बायो के अंदर एनसीईआरटी बेटा कई कहते हैं ये बुक वो बुक। 90 क्वेश्चन में से मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोर देन 85 क्वेश्चन कहां से आएंगे, एनसीईआरटी से। बकायदा बस आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका डाटा दिया हुआ बेटा आप याद कर लेना। वैसे तो 58,42,000, 7,08,000, 8,000 यहां भी लिख देता मैं, लेकिन इतना नेसेसरी नहीं है, तो आप बुक से देख लेना। ठीक है, 3,54,000 और 3। ठीक है जी। अगर इसका टेरेस्ट्रियल के अंदर बायोमास का इकोसिस्टम देखा जाए तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है, 709, 88, 11, 1.5। ठीक है, इसके अंदर 4, 21, इस तरीके से कुछ डाटा दिया गया है बेटा, वो आप अपना पढ़ लेना। मेनली जो चीज थी, मेनली जो समझने की चीज थी बेटा, वो यही थी इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर। ठीक है जी, तो कल हम आगे करेंगे बेटा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को आगे फर्दर करेंगे। 2 या 3 लेक्चर के अंदर इसको अच्छे से कंप्लीट करवा के आपकी आगे नीट के लेवल की जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है एक लेक्चर में हम वो करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। थैंक यू।